राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं कीजिए। प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना। सुनने का मज़ा ले रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब का मज़ा दे दीजिए। एपिसोड 440 खूबसूरत सुबह। तो लास्ट में हमने सुना था, लास्ट एपिसोड में इट वाज जस्ट एन इंटरेस्टिंग एपिसोड कि जो है रितिका ने हाथ बढ़ाया और मच्छर को मार दिया। इट मीन्स कि वो लगता है शायद वो ढोंग करी है और उसकी आंखें जो हैं वो सही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। रायज़ादा हवेली। सोना कमरे में परेशान सी बैठी थी। उसके सामने ही अंश बैठा उसे देख रहा था। वो कब से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सोना कुछ सुन ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, सोना प्लीज़ कुछ तो कहो। देखो तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने है तो हो सकती हो, प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो। ये सुनकर सोना उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या कहें हम अंश? आपने हमसे वादा किया था कि आप कभी भी वंश को या घर के किसी को भी अपने जैसा नहीं बनाएंगे। आपने कहा था वंश को आप अपनी दुनिया से दूर रखेंगे, तो फिर क्यों? आपने देखा ना, उसने हमारे ही सामने किसी की इतनी बुरी तरह से जान ले ली। हमें लगा था उस लड़के को बस कमरे में बैठकर वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। हमने उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपने उसे अपनी तरह बना ही दिया। हम उसके लिए सिंपल लाइफ चाहते थे। अंश, आपने उसे खूनी बना दिया। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, एनफ सोना, तुम ये क्या कह रही हो? वंश कोई बच्चा नहीं है। अगर उसने ये सब सीखा भी है तो क्या मैंने उसे नहीं सिखाया? मैंने वादा किया था तुमसे, और अंश रायज़ादा अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता, समझी तुम? ये कहने के बाद वो गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। सोना उसे जाते हुए देखने लगी। उसने अपना सर पकड़ लिया। इधर सानवी बहुत डरी हुई थी। आरव उसे कंसोल कर रहा था। आज उसने वंश को जिस तरह देखा उसके बाद उसे काफ़ी डर लग रहा था। वंश हमेशा से ही बहुत एग्रेसिव था। सानवी उसे कई बार उस रूप में देख चुकी थी, लेकिन आज पहली बार उसे किसी को अपने सामने जान से मारता देख काफ़ी डर लग रहा था। वहीं आरव भी वंश से बात करना चाहता था। उसके पास से बहुत अच्छा मौका था वंश को अपने नीचे दबाने का। हर बार वो उसे नीचा दिखाता था, पर आज उसके पास मौका था। उसने कुछ सोचा और सानवी से बोला, प्रिंसेस तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। सानवी ने कहा, लेकिन आरव, वंश भाई ने उसे मार दिया और हम 2 दिन बाद कोर्ट में क्या कहेंगे? हम मानते हैं वो गलत था, पर वंश को ऐसा नहीं करना था। आरव ने कहा, सानवी तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलूँगा। वो जाने लगा तो सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मत जाओ ना। वो उसे अपनी लाल आंखों से देखने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गया। उसने उसके गाल पर बह रहे आंसुओं को साफ किया और कहा, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, अब चुप हो जाओ। ये कहते हुए वो बेड होकर लेट गया। सुबह के 5 बज रही थी। वंश बेड पर रितिका के साथ था। रितिका की खुली पीठ वंश के हार्ड चेस्ट को छू रही थी और वंश को उसके बालों को स्मेल करते हुए उसे देख रहा था। रितिका के पूरे शरीर में उसके दिए निशान थे। उसकी आंखें बंद थीं और उसका सर वंश के बाजू पर था। वंश ने उसके कान में ईयरिंग को देखा और उसके बोला कि को बालों को किस करते हुए धीरे से उसके सर नीचे से हटाकर उठाकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि रितिका के साथ कुछ तो बुरा किया है। उसने अपनी हालत देखी। उसने पीठ और कंधे पर रितिका के दिए निशान थे, जो कि उसके नाखूनों से छोड़े थे। उसे काफ़ी जलन हो रहा था उसमें। उसने सीने पर भी वही निशान थे। उसने रितिका को पलटकर देखा तो रितिका अब भी सो रही थी। उसने कपड़े ज़मीन से उठाए और उन्हें पहनकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रितिका ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखों में खालीपन था। वो उठकर बैठ गई। उठने के साथ ही उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, जो कि कल रात का असर था। उसने बालकनी की तरफ फेस कर लिया और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें फिसल गईं। उसे नहीं पता था उसके करीब जाना होगा। उसने अपने आंसू साफ किए और खुद को ब्लैंकेट्स में लपेटकर बैठ के खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर में हो रही बेहिसाब दर्द को इग्नोर किया और वो वॉशरूम में चली गई। उसे चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। एक बार तो वो गिरते गिरते बची थी।
उसने सहारे के लिए दीवार को पकड़ा और ब्लैंकेट को छोड़ते हुए वॉशरूम में चली गई। ब्लैंकेट नीचे गिर गया। रितिका आकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई और उसने शॉवर ऑन किया। शॉवर का ठंडा पानी उसके सर पर गिरने लगा। उसने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और जोर से चिल्लाई, आह! पर शॉवर के पानी की आवाज़ में उसका कान फाड़ देने वाली आवाज़ दब सी गई। कुछ पल बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं पर बैठ गई। उसने शरीर में जगह जगह वंश के दांतों के निशान थे, जिस पर पानी पड़ने से जलन हो रही थी। कुछ देर बाद उसने टॉवल से खुद को लपेटकर कमरे में आ गई। उसने वहाँ पर किसी का प्रेजेंस फील किया तो उसने अपने टॉवल को कसकर पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, दी। सलोनी कमरे की हालत देखकर हैरान थी। कोई भी वहाँ का नज़ारा देखकर सब कुछ समझ जाता वहाँ क्या हुआ है। बेड पर वो लाल धब्बे और रितिका की वो हालत। वो उसके पास आई और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए बोली, रितिका, तुमने यह क्या किया? रितिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आई एम सॉरी दी। उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सो सॉरी। रितिका ने उसे सबकते हुए कहा, आई हैड नो अदर चॉइस दी। राइजा द हाउस। आरव सानवी के साथ बेड पर सो रहा था। तभी उसने उसके टेबल पर रखा फ़ोन बजने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आरव की नींद खुल गई, लेकिन सानवी अब भी सोती ही रही। आरव ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन ले लिया और उसे देखने लगा। वहाँ पर किसी का नाम फ्लैश हो रहा था। वो सानवी से दूर हुआ बेड पर उठकर खिड़की के पास आ गया। उसने कहा, हाँ सलोनी जी, बताइए। सामने से सलोनी ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आप हमारा केस रीओपन करने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? क्या हमें अब खुद को पुलिस के पास जाना होगा? कितना वक्त लेने वाले हैं आप? आरव उसके सवाल पर कुछ देर खामोश ही रहा। तभी उसकी नज़र गेट से अंदर आ रहे वंश के कार पर पड़ी और उसमें से वंश बाहर आया। आरव ने उसे देखा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ, हम मिलकर बात करते हैं। इधर वंश घर के अंदर आया। अभी भी हल्का अंधेरा था, इसलिए घर के लोग कमरे से बाहर वहीं आए थे। वंश अभी कमरे में जा ही रहा था कि सामने से आ रहे अंश से उसकी टक्कर हो गई। अंश ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो वंश? वंश ने अपने डैड की आंखों को बिना किसी भाव से देखा और बोला, बाहर हवा खाने गया था। क्या आपको कुछ चाहिए? अंश जानता था वो कहाँ गया था। अंश ने घर में उसे देखा। तभी उसकी नज़र वंश के गले पर उस निशान पर पड़ी। उसने उसके कॉलर के साइड किया और देखा वहाँ पर कुछ निशान है। उसने वंश को कठोरता से देखा और दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में बोला, मत करो ये सब, उसका दिल टूट जाएगा। तुम लिटरली उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। ये कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी वंश के कॉलर पर कस दी। वंश ने अपने डैड को देखा और उसके हाथ को पकड़कर अपने कॉलर से हटाते हुए बोला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं डैड? उसने सवाल पर अंश ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चले तो वो तुमसे नफरत करेगी। मत करो उसके साथ ऐसा। शी इज़ इनोसेंट। आरव के बताने के बाद कई लड़की सालों पुराने केस को रीओपन करना चाहती है। अंश ने उसके बारे में पता किया। जब उसने उसके बारे में पता किया तो उसे उस लड़की के बारे में भी पता चला था जिसे वंश आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और कल रात जब किसी ने उसे बताया कि वंश उस लड़की के घर पर है, तब से उसे बात करना चाहता था। अंश की बात सुनकर वंश अंश की आंखों में देखने लगा। वैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसने कहा, आई डोंट केयर डैड, और वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंश ने गुस्से में उसे देखा और किसी को फ़ोन मिलाते हुए वहाँ से चला गया। वंश का कमरा सानवी के कमरे से 4 कमरा छोड़कर सबसे लास्ट में था। अभी वो जा ही रहा था कि उसकी नज़र सानवी के कमरे से बाहर आते आरव पर पड़ी और उसकी आंखें गहरी हो गई। आरव ने उसे देखा और उसे आई विंक की। वंश ने गुस्से में उसे देखा और
उसके पास आकर उसका कॉलर को पकड़कर उसे दीवार पर लगाते हुए बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? आरव ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? साले साहब, ये मेरी होने वाली बीवी का कमरा है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं अब यहाँ कभी भी आ जा सकता हूँ। वो कुछ देर रुका और फुसफुसाते हुए बोला, और उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो वॉट आई मीन। ये कहते हुए उसने फिर से उसे अपनी उंगली का रिंग दिखाया। पर उसकी बात सुनकर वंश ने गुस्से से कहा, तुम आरव, अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है शीनू के, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो। तभी आरव ने खांसते हुए कहा, रिलैक्स साले साहब, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मुझे मेरी लिमिट पता है, इसलिए तुम्हारी बहन के साथ मैंने अब तक कुछ नहीं किया। पर तुम्हारा क्या, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या करके आए हो तुम? ये कहते हुए उसने वंश के कॉलर को झांक रहे निशान की तरफ इशारा किया। वंश ने उस कॉलर को छोड़ा और गुस्से से बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो जाने लगा तो आरव ने कहा, कमाल है, ये तो मैं तुमसे कहना चाहता था। ये सुनकर वंश के कदम रुक गए। आरव उसके पास आया और बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने से अच्छा अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें मुझसे संभल कर रहना चाहिए साले साहब, क्योंकि मेरे पास वो है जिससे तुम ये जो मुझे अपनी अकड़ हर वक्त दिखाते रहते हो ना, उसे मैं चुटकी में तोड़ सकता हूँ। सो बी केयरफुल। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। मुंबई। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से और रूहानी की नींद खुली। उसने अपने आंखों के हाथ ढक लिया क्योंकि खिड़की से तेज सनरेज उसके आंखों में पड़ रही थी। उसने अपनी जीभ अपने होठों पर फेरी क्योंकि उसका गला सूख रहा था। कुछ पल बाद वे अपने आंखों में रोशनी के एडजस्ट करते हुए अपना सर ऊपर करके आयाज को देखने लगी। इस आदमी ने रात में उसे फिर से परेशान किया था। उसे याद था कल रात उसने तब तक परेशान किया था जब तक वो उसकी बाहों में थक कर सो नहीं गई। उसे देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आयाज सोते हुए बहुत अलग लग रहा था। उसे उसके बारे में पता नहीं होता था तो पक्का वो वही समझ लेती वो आयाज किसी का कितना मासूम है, पर असल में तो वो बहुत अलग था। आयाज को देखकर रूहानी का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी ज़िंदगी उसे ऐसे ही देख सकती है। उसने हाथ बढ़ाकर आयाज के माथे पर बिखर आए बालों की उंगलियों को साइड किया और धीरे से कहा, आई लव यू आयाश जी। उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र बेड पर पड़ी जो कि पूरी तरह से नीचे घुसी हुई थी। वो हैरान हो गई। वो उठकर बैठ गई, लेकिन उसके शरीर में उसे काफ़ी दर्द एहसास हुआ। उसने खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। उसने आयाश को देखा, अपने चेहरे को दोनों हाथों में ढक लिया क्योंकि आयाश के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और उसने नाकाम कोशिश करने लगी, पर फिर भी उसने उसे देखा। तभी उसने देखा आयाश की आंखें खुली थीं और वो उसे देख रहा था। शायद वो अभी अभी जागा था। रूहानी को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने जल्दी से आयाश से अपनी नज़रें चुरा ली। आयाश ने भी रूहानी को देखा तो झट से उठकर बैठ गया। उसने ब्लैंकेट का कोना पकड़कर खींचा तो रूहानी के हाथ से ब्लैंकेट छूट गई और उसकी गोरी स्किन आयाश की आंखों के सामने था। वो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसे ऐसे देखते पाकर रूहानी अपने सीने पर हाथों को मोड़कर खुद को ढकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आयाश होश में आया और जल्दी से उसने अपनी नज़र फेरते हुए बेड को देखने लगा। बेड की हालत देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान हो गया। उसने फिर से खुद को ब्लैंकेट में ढक लिया और कहा, ये रूहानी ने कहा, वो ये रात में टूट। आयश ने हैरानी से उसे देखा। रूहानी बेड के नीचे से उठते हुए कोशिश करते हुए बोली, हम जाते हैं, पर उसके लोअर एब्डोमिनल में तेज़ दर्द हुआ तो उसके मुंह से सिसकी निकल पड़ी। आयश ने फिक्र करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने लिप्स को बाइट करते हुए फिर से उठने लगी। आयश ने उसे स्ट्रगल करते देखा तो उसे उठकर उसी तरह वॉशरूम में लेकर चला गया। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा। कम से कम ये आदमी कपड़े तो पहन लेता। उसने रूहानी को वॉशरूम में छोड़ा और कहा, मुझे आवाज़ दे देना, मैं बाहर हूँ, और वो चला गया।
रूहानी शर्मा गई। कुछ देर बाद वे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी कुछ लोग एक नया बेड लेकर घर के अंदर आ गए। उसमें से एक ने कहा, सर बेड कहाँ रखना है? आयश ने खाना खाते हुए इशारा करते हुए बोला, हाँ उस कमरे में। तभी काका अपने हाथ में पानी का मग लेकर किचन से बाहर आए। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और आकर उन्हें ज्वाइन कर लिया। रूहानी और आयश में से किसी को भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि काका उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। वहाँ पर माहौल इतना ऑकवर्ड हो गया था कि कुछ भी कहने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा था। आया से ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उठकर जाते हुए बोला, मेरा हो गया। वो जाने लगा तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा रोहित का फ़ोन है। उसने कहा, हाँ रोहित। रोहित ने सामने से कहा, सर आपका फ़ोन कहाँ था? मैं कल रात से आपके पास फ़ोन कर रहा हूँ। आयश ने कहा, और बताओ क्या हुआ? रोहित ने उसे कुछ कहा तो आयश भौचक के सिकुड़ गई। उसने कहा, ठीक है हम आ रहे हैं। उसने फ़ोन काटा और रूहानी को देखते हुए बोला, रूहानी सामान पैक कर लो, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो। एपिसोड 441, वंश की आइडेंटिटी। वंश अपने कमरे में आ गया, सीधा शॉवर लेने गया। शॉवर के ठंडे पानी में उसका स्किन जलने लगा, क्योंकि रितिका के नाखूनों से उसके कंधे में और सीने पर रात में उसके बीच हुई खूबसूरत पल को छाप छोड़ दिया था। उसकी स्किन काफ़ी जल रही थी, लेकिन मजाल था कि अंश के मुंह से आह की बाहर निकले। उसकी नीली आंखें कठोर थीं, जैसे उसमें कोई इमोशन ही ना हो। कुछ देर बाद वो बाथरोब पहनकर कमरे में बाहर आया और दराज से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट को अपने होठों पर दबा लिया और लाइटर जलाते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गया। इस लाइटर के में खास तरह की डिज़ाइन थी, जो दिखने में ड्रैगन की तरह लग रही थी। उसने आंखें बंद की और सिगरेट को धुआं नाक बाहर निकालने लगा। कुछ पल इसी तरह रहने के बाद उसने आंखें खोली और उसकी आंखें लाल थीं। उसने कुछ सोचा और कुर्सी पर बैठे हुए ही टेबल पास आया। उसने कुछ ब्लैंक पेपर्स निकाले और उनमें कुछ ड्राइंग करने लगा। कुछ देर बाद उसने ड्राइंग बनकर तैयार हो गई। ये एक हथियार था जो दिखने में बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक था। उसने कहा, इसे भेजना होगा। उसने एक दराज खोला और उसमें से कुछ ढूंढने लगा। उसने जब वो चीज़ नहीं मिली तो उसने वहाँ से सारे पेपर्स को पकड़कर हवा में उछाल दिया, जिसमें से पेपर उड़ते हुए पूरे कमरे में बिखर गए। उन सारे पेपर्स में कुछ ना कुछ ड्राइंग्स थी, जो कि वंश के द्वारा डिज़ाइन किए खतरनाक हथियार थे, जिन्हें वो दुनिया भर में बेचता था। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वंश उन्हें खुद बनाता था। बचपन में जब भी वंश को हथियार चलाने या दुनिया की अपने आगे झुकाने देखता था, तब उसे अपने डैड के पावर का अंदाज़ा हो जाता था। धीरे धीरे बड़े होता गया और उसे पावर का मतलब समझ आने लगा और वो अंश की तरह बनना चाहता था, लेकिन उसका इंटरेस्ट बिजनेस में ना होकर किसी और ही चीज़ में होने लगा। एक रीज़न ये भी था कि वो कभी भी आयाश के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए उसका भाई सबसे बेस्ट था। इसलिए उसने अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे घर वाले उसे अंदर नहीं आ पा रहे थे। या यूँ कहें तो अंश दोहर जिंदगी जी रहा था। उसका दूसरा नाम था आर ऑन, मतलब सबसे ऊपर और सबसे मजबूत। सालों पहले ही उसने ये नाम उस दुनिया में बना लिया था, जिस दुनिया में अंश और सोना उसे दूर रखना चाहते थे। पर वंश हमेशा से ही सबसे सुप्रीम बनना चाहता था। वो इतना काबिल था कि घर में बैठे ही उसने ना जाने कितने ही गेमिंग ऐप्स डेवलप किए थे, जो मार्केट में सबसे ऊपर थे। इसके बारे में सिर्फ सारांश ही जानता था, क्योंकि उसे भी गेमिंग का बहुत ही इंटरेस्ट था। अंश जानता था वंश वहीं नहीं रुकेगा, पर उसने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की, उस अपने लिए नहीं बल्कि सोना के लिए। कुछ देर बाद उसे वो चीज़ मिल गई और जिसे वो ढूंढ रहा था। वो एक पेन ड्राइव थी। उसने लैपटॉप खोला और उसे इंसर्ट करने उसमें कुछ डिटेल्स देखने लगा। वंश के कमरे में कोई नहीं आता था, इसलिए ज़्यादातर उसका कमरा बिखरा हुआ ही रहता था। लेकिन उसका कमरा इतना बड़ा था कि उसे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जब उसका मन करता था तब वो कमरे को साफ करने के लिए सिर्फ एक मेड को अंदर बुलाता था। कुछ देर लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए उसने किसी के मेल का जवाब दिया, ओके आई एम कमिंग टुमारो।
उसने लैपटॉप बंद किया और सोफे पर आकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने रितिका का चेहरा आ गया। रात में उसके बीच में जो इंटीमेसी हुई थी उसे याद करते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर से एक सिगरेट जला ली। कुछ देर में पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आरव भी सुबह ही घर से चला गया था क्योंकि उसे सलोनी से जो मिलना था। घर में सबको वंश के बारे में पता चल चुका था और सब परेशान थे, पर उसमें से सबसे ज़्यादा परेशान सोना ही थी। उसे वंश के बात करनी थी, लेकिन वंश अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। सबको पता था वंश कितना एग्रेसिव है, उसका नेचर, और उसे आज तक उसने सामने से कभी भी किसी की जान नहीं ली थी, न ही ऐसा सुनने में आया था। सब जानते थे उसे बॉक्सिंग और गेमिंग का कितना इंटरेस्ट था, पर कल रात जो उसने किया था उसके बाद सब सदमे में ही थे। सच तो ये था कि वंश ने कभी किसी को अपनी दूसरी दुनिया के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। अब सब बस आयांश के आने का इंतजार था, क्योंकि वंश आयांश के अलावा और किसी से बात नहीं सुनता था। दूसरी तरफ एक कैफे में 3 लोग बैठे थे। वे आरव, सलोनी और रितिका थे। आरव को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि रितिका पहले ही वंश से मिल चुकी है या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और न ही सलोनी और रितिका को पता था कि आरव वंश से जुड़ा हुआ है। उसने कहा, ये बात तो सब ठीक है सलोनी जी, लेकिन कोर्ट में इसके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक्सीडेंट सालों पहले हुआ था, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए उसने एक लाइटर को उसके तरफ खिसका दिया, पर उसकी बात सुनकर रितिका ने टेबल पर हाथ मारा और गुस्से से बोली, ये एक्सीडेंट नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, ये मर्डर है, और ये मर्डर उसने ही किया है जिसका ये लाइटर है। मैंने देखा था उसे आग लगाते हुए। उसने कार में आग लगाई और सिगरेट जलाकर उसने उसे दूर फेंक दिया। आरव ने उसे गुस्सा करते हुए देखा तो वह शांत करते हुए बोला, कूल डाउन गर्ल, कोर्ट इस एविडेंट को तुरंत रद्द कर देगी, क्योंकि ना इसमें फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही किसी तरह का साइन। ये इस ड्रैगन के अलावा हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत है। अगर वो अपनी गुनाह खुद अपने मुंह से कहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। रितिका ने कहा, ठीक है, मैं एविडेंस लेकर आऊँगी। आरव ने उसे अजीब नज़रों से देखा क्योंकि वो एक अंधी थी। उसने कहा, आर यू श्योर? रितिका ने हाँ में सर हिलाया। आरव ने कहा, ओके देन, जब आपका हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये कहते हुए वो चला गया। मुंबई। आयश और रूहानी घर से जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। आयश काफ़ी परेशान था। रूहानी ने मुंबई शहर में को देख रही थी। वहाँ आसमान की छूती लंबे ऊंची बिल्डिंग्स और वहाँ की ट्रैफिक से भरी सड़कें। उसने कहा, आयश जी, क्या हम यहाँ कुछ और दिन नहीं रह सकते? हमें ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। आयश ने रूहानी को देखा और कहा, हम फिर कभी यहाँ आएंगे। अभी नहीं। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। वे अभी जा ही रहे थे कि तभी उसकी कार ट्रैफिक पर आकर रुकी। रूहानी कार से बाहर ही देख रही थी कि तभी उसे सड़क किनारे कुछ भिखारी बैठे हुए नजर आए, जो दिखने में बहुत बुरी हालत में थे। उन्हें देखते हुए उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, काश हम इनके लिए कुछ कर पाते और इन्हें अच्छी ज़िंदगी दे पाते। बेचारे कैसी ज़िंदगी जीते हैं ये। अगर इनमें हमें कभी मौका मिलेगा तो हम इनके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। उसने आयश को देखा और अपने फ़ोन में देख रहा था। उसने कहा, आयश जी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? हमें कुछ पैसे चाहिए। आयश ने उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। उसने वॉलेट से कुछ 500 के नोट्स निकालकर उसे रूहानी के हाथ में पकड़ा दिए। वैसे तुम इनका क्या करने वाली हो? रूहानी ने कार के बाहर इशारा किया और कहा, उन्हें देना है, और वो कार के बाहर निकलकर बाहर भाग गई। आयश ने हैरानी से उसे देखा। इस लड़की को जरा भी खुद का फिक्र नहीं था। उसने कार को साइड से पार्क करने के लिए कहा और वो खुद कार से बाहर निकलकर रूहानी के पीछे आ गया। रूहानी लाइन से बैठे लोगों को पैसे दे रही थी, लेकिन आखिरी वाला बच गया। आयश ने कहा, रूहानी, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। रूहानी ने कहा, हाँ, बस ये बच आ गए हैं। ये कहते हुए वो उसे नोट देना चाहा, लेकिन उस बार उस भिखारी की आंखें आयश को हैरान नज़रों से देख रही थी। रूहानी ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया और कहा, बाबा आप?
वो कह ही रही थी कि वो भिखारी जोर से चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जिंदा हो, हमने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो मोहन शुक्ला। रूहानी उसके चिल्लाने से देखकर पीछे हट गई और आयांश उसके पास आ गया। वो भिखारी खड़ा हुआ और आयांश को देखते हुए वहाँ से भाग गया। आयांश हैरानी से उसे देखने लगा। उसके साथ इस वक्त गार्ड्स भी नहीं थे जिसे वो उसे पकड़ने के लिए कहे। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। क्या उस भिखारी ने उसके पिता का नाम लिया? उसने रूहानी से कहा, जाकर कार में बैठो, मैं आ रहा हूँ, और वो उसके पीछे भागा। लेकिन तब तक वो भिखारी वहाँ से जैसे गायब ही हो गया। कुछ देर उसे ढूंढने के बाद आयांश थक कर हार कर कार में वापस आ गया, पर अब उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी। आयांश ने तो कहा था कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, तो फिर ये क्या कह रहा था? रूहानी ने उसे देखा और उनके पास आते हुए बोली, आयांश जी, क्या हुआ? वो बाबा क्या कह रहे थे? आयश ने नहीं में सिर हिलाया और रूहानी को हाथ पकड़कर कार में आ गया। वो बहुत परेशान हो रहा था। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे और फिर दिल्ली के लिए निकल गए। रितिका आर्ट क्लास से बाहर बहुत देर से खड़ी थी। आज वंश उसके पास नहीं आया। उसने पिंकी हंसते हुए खुद से कहा, शायद उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, इसलिए वो नहीं आया। उसने इतना कहा ही था कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया। रितिका ने किसी को अपने पास खड़े महसूस किया तो उसने दूर खड़ी हो गई। उसने कहा, आकाश, क्या ये तुम हो? आकाश ने हैरानी से उसे देखा और कहा, हाँ, पर तुम हर बार मुझे कैसे पहचान लेती हो? रितिका ने कहा, हाँ, ये सीक्रेट है, और वो मुस्कुराई। आकाश जैसे उसके मुस्कान में खो गया। उसने उसे ऊपर से नीचे देखा। रितिका ने आज सिंपल सा कुर्ता और जीन्स पहना था, पर उसकी अट्रैक्टिव कर्व्स साफ नजर चल रहे थे। उसने अजीब तरह से अपने जीभ को होठों पर फेरा। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ आज कॉफ़ी पीने चलोगी? प्लीज़ तुम मना मत करना, कल भी तुमने मना किया था, आज नहीं। रितिका ने कहा, ठीक है, पर आज नहीं, हम कल चलते हैं। आकाश ने खुश होते हुए कहा, ओके। उसने आगे कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चल सकता हूँ? ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा चाहा, लेकिन तभी किसी और ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। रितिका हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल जानी पहचानी खुशबू को महसूस करते हुए वो शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। वंश वंश रितिका के उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं पाया, क्योंकि वंश का ध्यान तो पूरी तरह से आकाश पर था। वंश ने देख लिया था कि आकाश रितिका को हाथ पकड़ने वाला था। वो उसे बुरी तरह से घूर रहा था, जैसे वह कह रहा हो, गर्लफ्रेंड को अगर हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा निकल जाएगा। आकाश ने उसकी खतरनाक नज़रें को अपने ऊपर महसूस किया और वो वहाँ से चला गया। वंश उसे अब भी देख रहा था। तभी रितिका की आवाज़ अपने कानों में पड़ी उसके, वंश, कहाँ खो गए? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वंश उसके सेंस में आया। उसने कहा, हाँ, मैं यहीं हूँ, चलें? रितिका ने हाँ में सर हिलाया। वंश उसे लेकर अपनी बाइक से पार आ गया। रितिका ने बाइक पर हाथ फेरा और कहा, क्या हम इससे जा रहे हैं? वंश ने कहा, हाँ, हम आज राइडिंग पर करने जा रहे हैं। रितिका ने एक्साइटेड होते कहा, ओह वाओ, मुझे राइडिंग बहुत पसंद है। मैं और सलोनी दी पूरे दिन। वो कह ही रही थी कि वंश ने उसके सर पर हेलमेट पहने हुए कहा, ठीक है, बैठो, हम जाते हैं, वो एक बात करते हैं। रितिका ने मुंह बनाया। उसे मुंह बनाते हुए देखकर वंश मुस्कुराया। ये लड़की बहुत प्यारी थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो बैठो। रितिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आराम से बैठ गई। वंश ने एक्सीलेटर दिया और कहा, अच्छे से पकड़ो रितिका। हमने उसके कंधे को पकड़ लिया। वंश ने कहा, ऐसा नहीं, कमर को पकड़ो, ऐसे में हमें दोनों गिर जाएंगे। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया और उसको लिपट गई। वंश ने बाइक फुल स्पीड पे सड़क पे दौड़ा दी। अभी वे जा ही रहे थे। आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है, जो मैंने खुद एडिट किया है और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या
बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।